देखिए, एवरीवन इज अ डिक्टेटर अंटिल द रियल डिक्टेटर वॉक्स इन। देखिए, देश में हाल ही में बहुत तेजी से चर्चा चल रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी एक डिक्टेटर बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही नरेंद्र मोदी एक समय पर अपना भेष बदलकर घुमा करते थे भारत में उस समय की जो डिक्टेटर थी उससे बचने के लिए। भारत में उस समय पर इसी डिक्टेटर ने 80 लाख लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका नसबंदी करवा दिया था। एक तरफ मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी, बीजू पटनायक जैसे नेताओं को कुर्सी की लालच की वजह से उन्होंने जेल में डलवा दिया था। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी गायत्री देवी जैसी महिला को उन्होंने ईर्ष्या की वजह से जेल में डलवा दिया था। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के इतिहास के एक ऐसे काले सच के बारे में जिसके बारे में आज कोई भी बात नहीं करता है। यह वही समय था जब देश में कोई सरकार के खिलाफ चू भी करता था तो पहले उसे बहुत मारा जाता था और उसके बाद उसे जेल में फेंक दिया जाता था। चलिए, मैं आपको आज एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहा हूं जो भारत देश में डिक्टेटरशिप की एक मिसाल बन चुकी है। चलिए बात करते हैं हम लोग इंदिरा गांधी जी के बारे में। Mrs. Gandhi, I must ask you, did you not concoct a threat to the survival of the state in order to ensure your own survival in I'm power? afraid that's a very rude question. You had tens of thousands in prison, with endless more forces against you trying to destroy you, Mrs. Gandhi. वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 25 जून 1975 भारत के इतिहास में ब्लैक डे के नाम से आज के दिन भी जाना जाता है। यही वो दिन था जिस दिन हमारे देश की चुनी गई प्रधानमंत्री का एक फैसला भारत देश का पूरा भविष्य बदलने वाला था। भारत में 25 जून 1975 के दिन से ही भारतवासियों के फंडामेंटल राइट्स उनके हाथ से छीन लिए गए थे और भारत के देशवासी उनकी ही चुनी हुई गवर्नमेंट के एक गुलाम से बन गए थे। देश में इस समय सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था, तो बड़े बड़े न्यूज चैनल के आउटलेट्स हुआ करते थे और यही आउटलेट्स देश की सरकार के खिलाफ लिखने लग रहे थे। लेकिन जो भी उस समय देश की सरकार के खिलाफ न्यूज़पेपर में लिखा करता था उसे भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। अनुराग ठाकुर देश के राज्यसभा में एक दिन एक स्पीच दे रहे थे जिसमें वो बताते हैं कि इस समय 260 से भी ज्यादा सीनियर जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था। समय बड़ा ही नाजुक था, समय बड़ा ही गंभीर था। भारत में समय आ चुका था इमरजेंसी का। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। देश में आज भी जो रहता है और जो इमरजेंसी से गुजर चुका है उसके सामने अगर आप इमरजेंसी का नाम भी ले देते हैं तो वो कांप जाता है। लेकिन क्यों भारत जैसी डेमोक्रेटिक और एक पीस लविंग देश में ऐसा क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार ने यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था? देखिए, ये जानने से पहले इंदिरा गांधी जी का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। भारत में लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार हुआ करती थी और लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद इंदिरा गांधी जी मोरारजी देसाई के साथ लड़ती है और उसके बाद देश की अगली प्राइम मिनिस्टर चुनी जाती है। यह वही समय था जब भारत में करप्शन, बेरोजगारी और गरीबी बड़ी ही तेजी से बढ़ रही थी और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार लाई थी अपनी। उस समय वो गरीबी हटाओ का नारा दिया करती थी, लेकिन वो सरकार में आने के बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई थी। इंदिरा गांधी की जैसी देश में सरकार आती है उसके बाद देश की गरीबी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर होता है जिसमें भारत जीत जाता है, लेकिन इस वॉर को जीतने के लिए भारत बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करता है जिसके वजह से भारत की फाइनेंशियल स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होने लगती है। और आपको जान के हैरानी होगी, इस वॉर के एक साल पहले ही इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया था। और क्यों किया था इसके ऊपर हम लोग एक पूरी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन संक्षेप में बताना चाहूं तो इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी कांग्रेस, उसके अंदर धीरे धीरे दरार आने लगी थी। उन्हें ही अपने पार्टी से हटाने की बात चलने लग रही थी, तो इसी चीज को देखते हुए वो लोकसभा को डिसॉल्व कर देती है और 1971 में 15 महीने पहले जो अगला इलेक्शन होना था उससे पहले भारत में फिर से एक बार जनरल इलेक्शन होते हैं। इंदिरा गांधी जी रायबरेली से अपनी पर्ची भरती है और इलेक्शन होने के बाद वो 1 लाख मतों से यहाँ पे जीत जाती है। एक तरफ इंदिरा गांधी जी खुशी मना रही थी क्योंकि वो इलेक्शन जीत चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ राज नारायण जी सीधा सीधा कोर्ट चले जाते हैं ये बोलते हुए कि यहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने मैल प्रैक्टिसेस किए हैं इलेक्शन के समय, यानी कि कुछ तो घपला किया है इंदिरा गांधी जी ने, कुछ तो रूल्स तोड़े हैं इंदिरा गांधी जी ने, जिसके वजह से इंदिरा गांधी जी जीती है। यहाँ पे बड़े ही लंबे समय तक
कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती है, बहुत सारे लोग इस केस में गवाही देते हैं। इंदिरा गांधी जी खुद भी आके इस केस में गवाही देती है। लेकिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिन्हा अपना 298 पेजेस का फैसला सुनाते हैं और इस फैसले का नतीजा ये होता है कि इंदिरा गांधी जी की सांसदीय सदस्यता रद्द कर दी जाती है, यानी कि किसी भी दिन इंदिरा गांधी जी के हाथ से उनकी कुर्सी छीनी जा सकती है। इसके बाद देश में हाहाकार मच जाता है। उस समय जो ऑपोजिशन के लीडर हुआ करते थे वो सीधा देश के राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि इंदिरा गांधी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहां पे जो हाई कोर्ट का फैसला रहता है उसे वो चैलेंज करती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो डिसीजन रहता है उसे अपहेल्ड कर देता है। इंदिरा गांधी जी के सामने मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। एक तरफ कोर्ट उनके खिलाफ जजमेंट दे चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पर कांग्रेस को हटाने की बातें हो रही थी। जो भी कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स थे वहां पे लोग मांग करने लग रहे थे यहां से कांग्रेस को हटाया जाना चाहिए। इसी समय लोक नायक जयप्रकाश जी भी दिल्ली में एक रैली कर रहे थे जहां पे वो देश की सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उस समय करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो जयप्रकाश नारायण इसके खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे थे। अब इन सब चीजों को देखते हुए इंदिरा गांधी जी कोरे कागज में लिख देती है कि हमें देश में इमरजेंसी लागू करनी है और इमरजेंसी लागू करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। तो वो राष्ट्रपति के पास रात को ही चले जाती है और उनसे सिग्नेचर करवा लेती है। बिना ही लोकसभा या राज्यसभा का परमिशन लिए वहां पे राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं और अगले ही दिन से भारत में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। अब इमरजेंसी लागू होने के बाद इंदिरा गांधी भारत की तानाशाह बन जाती है और उनकी तानाशाही भारत में शुरू हो जाती है। भारत सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। एक एस्टिमेट की बात करें तो 21 महीने की इमरजेंसी लगी थी भारत में और इसी समय 1,40,000 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, जिसके खिलाफ एक केस भी रजिस्टर नहीं था। आज प्रेस फ्रीडम की बहुत ज्यादा बात की जाती है। उस समय जो भी सरकार के खिलाफ प्रेस में लिखता था उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता था। बड़े बड़े जर्नलिस्ट आज के दिन भी बताते हैं कि कैसे उस समय वो जो भी लिखा करते थे उसे PIB स्कैन किया करती थी और फिर उसके बाद ही उसे छापा जाता था न्यूज़पेपर में। अब यही वह समय था जब भारत देश में इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे संजय गांधी जी के राजनीतिक करियर का सूर्योदय हुआ था। अब यूं तो ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे संजय गांधी जी और ना ही राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उस समय पॉलिटिकल स्फीयर में बहुत बड़ा नाम था संजय गांधी जी का। संजय गांधी जी बड़े बड़े फैसले लिए करते थे सरकार के उस समय और इंदिरा गांधी जी क्योंकि उनकी मम्मी जी थी वो, तो उनका वो पूरा बात सुना करती थी। अब यही वो समय था जब भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जा रही थी। बहुत सारे फॉरेन कंपनीज और जो वेस्टर्न कंपनीज, वेस्टर्न लोग थे, वो इंदिरा गांधी जी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में स्टेरिलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी स्टेरिलाइजेशन कैंपेन के लिए वर्ल्ड बैंक भारत को $66 मिलियन का लोन भी देता है। इंदिरा गांधी बड़ी ही खुशी से इस लोन को एक्सेप्ट कर लेती है और भारत में एक स्टेरिलाइजेशन कैंप चला देती है, यानी नसबंदी का एक कैंप चला देती है। और कौन इस कैंप का लीडर बनेगा? उनका छोटा बेटा संजय गांधी जी इस कैंप के लीडर बनते हैं। जगह जगह पर जहां पे स्टेरिलाइजेशन कैंप करवाए जाते थे उस समय, उनको एक गोल दिया जाता था कि आपको इतने लोगों का स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी करनी ही है। तो आपको जान के हैरानी हो जाएगी, उस समय लोगों को पकड़ पकड़ कर ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर और उसमें बाहर जो खाना बेचा करते थे, बाहर जो जॉब किया करते थे, सबको पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदी करवा दी जाती थी। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भारत का ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप था। अब ये स्टेप इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि हम इस स्टेप को हिटलर के स्टेरिलाइजेशन कैंप से कंपेयर कर सकते हैं। हिटलर भी एक समय पे जर्मनी में स्टेरिलाइजेशन कैंप करवाया करता था और उसमें वो 4 मिलियन से ज्यादा लोग को स्टेरिलाइज करवा दिया था, यानी कि 4 मिलियन लोग से ज्यादा की वो नसबंदी करवा दिया था। लेकिन वो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के स्टेरिलाइज करवाता था जिसके कोई डिसीज होते थे या फिर कोई चल नहीं पाता था या फिर कोई डिसेबल्ड होता था, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ कर वो स्टेरिलाइज करवा देता था। लेकिन भारत में इस कैंपेन में जो भी हाथ आता था उसको पकड़कर स्टेरिलाइज करवा दिया जाता था। अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो हिटलर से कई ज्यादा आगे निकल चुके थे संजय गांधी जी। 8 मिलियन से ज्यादा लोगों को भारत में उन्होंने स्टेरिलाइज करवाया था। तो कहीं ना कहीं अपने गुरु अडोल्फ हिटलर से बहुत आगे निकल चुके थे संजय गांधी जी। अब संजय गांधी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेट होते जा रहे थे। उस समय कहा यह भी जाता था कि उस समय पार्लियामेंट से सरकार नहीं चला करती थी देश में, उस समय इंदिरा गांधी और संजय गांधी जी के घर से सरकार चला करती थी भारत देश में। अब इसी के
बाद भारत देश का जो कैपिटल है दिल्ली, उसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते थे इंदिरा गांधी भी और संजय गांधी जी भी। तो भारत देश के कैपिटल दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए पहला काम क्या किया जाएगा? पहला काम उस समय किया जाता था कि जो झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी उसे हटा दिया जाता था। हटाना तो छोटा वर्ड बोल रहा हूं मैं, उसे बर्बाद कर दिया जाता था, उसे नष्ट कर दिया जाता था। 18 अप्रैल 1976 ये वो दिन था जब कर्मचारी बुलडोजर लेके तुर्कमन गेट पहुंचे थे दिल्ली में, और यहां पे लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे। बुलडोजर देख के बहुत सारे लोग डर गए थे और बहुत सारे लोग जो बुलडोजर लाया था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग रहे थे। तुर्कमन गेट एक ऐसा जगह था दिल्ली में जहां पे मुगलों के समय से लोग रहा करते थे और इस जगह को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो जबरदस्ती उन्हें हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन धीरे धीरे तुर्कमन गेट में बहुत सारे लोग आने लगते हैं। तुर्कमन गेट में जो रहता है उनके घरों को जो तोड़ने की कोशिश करते हैं उससे वो लड़ने लगते हैं। अब इसके बाद पुलिस जो वहां पे मौजूद होती है वो वहां पे जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर गोलीबारी करने लगती है, सबको एक एक करके गोली मारने लगती है। और एक रिपोर्ट के अनुसार देखें तो उस समय 400 से ज्यादा लोगों को दिल्ली में मार दिया गया था और कई लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दिए गए थे। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको गायत्री देवी के बारे में भी बताया था कि कैसे ईर्ष्या की वजह से इंदिरा गांधी जी ने गायत्री देवी को जेल में डलवा दिया था। कहानी थोड़ी सी ऐसी है उनकी कि स्कूल के दिनों से इंदिरा गांधी और गायत्री देवी एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, यानी कि इंदिरा गांधी गायत्री देवी को स्कूल के डेज से ही जाना करती थी। और इसी समय से इंदिरा गांधी गायत्री देवी से नफरत करने लगी थी, क्योंकि वन, गायत्री देवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और सेकंड, उनका जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से आया करती थी। तो इंदिरा गांधी जी इस चीज से बहुत ही ज्यादा जलती थी। गायत्री देवी देश से बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन भारत में एंट्री जब वो करती है तो भारत के पॉलिटिकल स्पीयर में वो एक बहुत ही बड़ी नाम बन जाती है और कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि ये भारत की अगली पीएम भी बन सकती है। इसी चीज से कहीं ना कहीं डरती थी इंदिरा गांधी जी, और जैसे ही भारत में इमरजेंसी लागू करती है इंदिरा गांधी, उसी के कुछ दिनों बाद गायत्री देवी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और पॉपुलरली लोग यही बोलते हैं कि इंदिरा गांधी जी ईर्ष्या किया करती थी, जेलस थी इनसे, इसीलिए इनको जेल में डाल दी थी वो। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बताया था, कैसे वो अपना वेश बदल के घूमा करते थे। देखिए बात ये हुआ था कि उस समय जो बड़े बड़े ओपोजिशन के लीडर्स थे सबको एक एक करके गिरफ्तार कर लिया जा रहा था, और गिरफ्तारी से बचने के लिए बहुत सारे उस समय के जो नेता थे वो अपनी वेशभूषा बदल लिया करते थे। और नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस में हुआ करते थे, तो वो अपनी वेशभूषा बदल के, एक सिख का उन्होंने वेश बदल लिया था और वो दिल्ली में चले गए थे और वहां पे आरएसएस के जो लोग थे जेल के अंदर बंद थे उनसे जाकर वो मिला करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे कर कर वो आरएसएस में एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे नरेंद्र मोदी जी, और इसके बाद इतिहास तो आप सब जानते ही होंगे। देखिए ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा बस यही मोटिव था, जो आज के दिन डिक्टेटरशिप की बात क्या करते हैं लोग, देश में असली डिक्टेटरशिप का समय जो था उसे याद करके भी बहुत सारे लोग आज कांप जाते हैं। तो ये शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसे थोड़ा देखकर इस्तेमाल किया जाए। भारत देश में आज भी एक डेमोक्रेटिक रूल है और जो गलत करता है वो कहीं ना कहीं जेल चले जाता है। आने वाले इलेक्शन का फैसला फिर से बताएगा कि भारत में कौन जीतेगा, लेकिन उस फैसले के बारे में बाद में सोचेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप भारत की असली डिक्टेटर के बारे में क्या सोचते हैं और आगे आप किस बारे में वीडियो देखना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।